सभी की एक तमन्ना दिल में होती है कि अपना एक घर हो जिसमें हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताएं। खासकर जब हम बड़े शहरों में पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी या कारोबार में सेट हो जाते हैं और अपनी फैमिली लाइफ शुरू करते हैं। अपना घर में हमारी यही कोशिश है कि हम आपको उन सभी बारीकियों की जानकारी दें जिससे आप अपना घर खरीदने का सही निर्णय ले सके। आइए इस पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, जो गुरुग्राम में अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए एक ट्रस्टेड और जाने माने बिल्डर हैं। अनुज पुरी, चेयरमैन एनारॉक, जिनका 30 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस है, वो भी हमारी आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, मैं सबसे पहला सवाल आपके लिए है, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो सिग्नेचर ग्लोबल कर रहा है वो ऐसे सेगमेंट में कर रहा है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि LIG और MIG परिवारों के लिए। लेकिन अभी तक हमारे देश में क्या अफोर्डेबल है एक फैमिली के लिए जो अर्ली 30s में है, 30 साल में अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं? प्रदीप जी, वो प्राइस पॉइंट आप क्या मानते हैं? थैंक्स मनीषा जी, सबसे पहले तो आपने शो पे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि अफोर्डेबल की डेफिनेशन क्या है, तो एक्चुअली अफोर्डेबल ज्योग्राफी वाइज डिसाइड होता है। आज अगर हम मुंबई जैसे मेट्रो सिटी की बात करें तो वहाँ अफोर्डेबल का मायना शायद इन करोड़ रुपीस में भी बात करें तो वहाँ अफोर्डेबल का मायना अलग है। अगर Tier 2 और 3 की बात करें तो उसका अफोर्डेबल का मायना कुछ अलग है। लेकिन अगर आप दिल्ली NCR की बात करें तो मुझे लगता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उसका जो प्राइस पॉइंट है वो लगभग 25 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक के बीच वालों को मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग हम मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें भी जो रेंज दी गई है मेट्रो सिटीज में वो दिल्ली NCR में लगभग 45 लाख रुपए तक है। आई थिंक जो मेजरली सेगमेंट है वो 25 लाख से 45 लाख रुपए के बीच में कैटर हो जाता है, और थोड़ा सा जो MIG सेगमेंट है जिसे आप एंट्री लेवल MIG कह सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा लग्जरी टच आ जाता है अफोर्डेबल से नेक्स्ट लेवल आगे, वो लगभग 45 लाख से 75 लाख रुपए तक का सेगमेंट है। तो मेरे सेंस में अफोर्डेबल हाउसिंग का मीनिंग जो है वो सिंपल यही है कि मेट्रो सिटीज में आज आपको एक रहने का घर मिल जाए और जो आपकी हाउस होल्ड इनकम है, आज नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो एक नॉर्मल फैमिली है दिल्ली NCR में उसकी जो हाउस होल्ड इनकम है हस्बैंड वाइफ दोनों की मिला के लगभग 1 लाख रुपए के नियर अबाउट है, और जिसकी EMI लगभग 30 से 35 हजार रुपए टोटल बनती हो, उसको वो इजीली पे कर सकता है। आई थिंक वही राइट पॉइंट है। चलिए, आपने प्राइस पॉइंट बता दिया और जो आप कह रहे हैं 25 से 45 लाख। अनुज, आप बताएं कि इसमें कितना बैंक लोन वो फैमिली ले सकती है और कितना उनको बचाना पड़ेगा जब वो ऐसा कोई घर खरीदना चाहते हैं? मनीषा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शो बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा लगता है आपके शो में आने का। प्रदीप जी भी आज हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के माने मालिक हैं इसके। मैं सिर्फ प्रदीप जी की एक बात एक्सटेंड अगर करना चाहूँ मनीषा, बिकॉज ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत वैलिड क्वेश्चन है, व्यूअर्स के लिए बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि भाई क्या प्राइस रेंज होनी चाहिए। सो मैं इसको 2 पार्ट में और डिवाइड कर देता हूँ मनीषा। एक है, जैसे प्रदीप जी ने बोला, अगर 1 लाख की इनकम है तो अबाउट 30-35 हजार रुपया EMI देने की उसकी काबिलियत होनी चाहिए घर खरीदने के लिए। तो ये एक थंब रूल हमेशा याद रखिए कि जितनी आपकी दोनों कपल्स को मिला के जितनी आपकी हाउस होल्ड इनकम है उसका 35% आपका EMI होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो, नहीं तो फिर तकलीफ हो सकती है। दूसरा एक थंब रूल और मैं बताता हूं आपको कि आप 2.5 से 3 साल की जो आपकी एनुअल इनकम है उतना लोन ले लीजिए। यूजली जो लोन होता है वो होता है अबाउट 75 से 80% वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सो अगर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है से 50 लाख की है तो लोन जो होगा अबाउट 40 लाख के करीब का लोन होगा, बाकी 10 लाख आपको अपने पॉकेट से डालना पड़ेगा। दैट इज द राइट कैलकुलेशन। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको ज्यादा भी दे सकती है, बट अल्टीमेटली वो भारी पड़ जाएगा EMI आपके लिए। सो मेरी सलाह ये रहती है
कि 35% और जो आपकी हाउस होल्ड इनकम है ईएमआई उससे बड़ी ना हो, जो आपकी एनुअल इनकम है उससे 2.5 से 3 टाइम्स आपका मॉर्गेज हो, एंड यूजली आप इतना इक्विटी जरूर डालिए उसके अंदर कि 15-20% इक्विटी जरूर डालिए, ताकि आपका जो लोन है वो 80-85% हो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के बराबर। आपने बहुत बढ़िया एकदम सफाई से बता दिया है कि किस तरह और कैसे लोन लेना चाहिए। प्रदीप जी, इस समय बैंक लोन्स का इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ गया है। जनवरी में ये 7% 7% के पास था और अब करीबन 8.5% पर पहुंच गया है। आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने का इंतजार करना चाहिए प्रदीप जी? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि आप पिछले 10 साल के होम लोन की जो रेट्स है उनकी बात करें तो अभी भी जो रेट है 8% का 8.5% का वो भी बहुत लोअर है। आप अगर पिछले 1 या 1.5 साल को छोड़ दें जिसके अंदर एक कोविड टाइम भी था, बैंक जो थे कहीं ना कहीं ज्यादा लिक्विड थे, लोगों का जो एक्सपेंडिचर था वो कंपैरेटिवली कम हो रहा था, इस वजह से जो पैसा था बैंकों में ज्यादा था। तो मुझे लगता है उस वक्त जो रेट थे 6.5% और 7% के, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बोनस था। एक्चुअली जो इंडिया का इंटरेस्ट रेट है आई थिंक सो 8 और 8.5% बहुत परफेक्ट रेट है। अगर हम ज्यादा रेट की बात करें तो जहां डबल डिजिट का नंबर आता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर है जो पिंच करता है बहुत ज्यादा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आज होम लोन रेट किसी भी एक होम बायर को खरीदने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जब तक प्राइस रेंज ये है, आज अगर जिस भी रेट पे होम लोन चल रहा है ये उसके डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है कि उसकी ईएमआई 1000 रुपए ज्यादा होगी या 1000 रुपए कम होगी। उसका मेन पर्पज है किसी भी तरीके से उस घर को ले। और जैसा कि लास्ट वीक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने फिर से जो CLSS स्कीम के अंदर जो अर्बन में जो बेनिफिट मिलता था उसको 31 मार्च 2022 को एक बार के लिए स्टॉप कर दिया था, कंटिन्यू नहीं किया था। अब फिर उन्होंने 2 साल के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है कॉमन मैन के लिए। लगभग 2,67,000 रुपए की आप होम लोन सब्सिडी उसके ऊपर आपको मिल सकती है। तो जो लोग 25-30 लाख रुपए के या 40 लाख रुपए के घर खरीद रहे हैं उन लोगों के लिए अमाउंट बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी। और गवर्नमेंट के जितने प्रयास है मुझे लगता है वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना घर खरीदें जिससे हर परिवार को एक घर मिल सके। जी अनुज, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लोगों को लगता है कि अगर हम सस्ता घर खरीद रहे हैं, अफोर्डेबल घर खरीद रहे हैं तो शायद हमें क्वालिटी नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है उसके बारे में? मनीषा, उनको देना ही पड़ेगा, बिकॉज देखिए हम उसको अफोर्डेबल बोलते हैं, पर मनीषा जो खरीद रहा है उसके लिए तो वो लग्जरी है, उसके लिए तो वो पूरी जिंदगी की उसकी पूंजी है। तो उसको ऐसे नहीं लगता कि ये अफोर्डेबल है, उसके लिए तो ये लग्जरी है, प्रीमियम है, ये सबसे बढ़िया चीज है, तो उसमें सबसे बढ़िया ही माल लगना चाहिए। अगर वो नहीं लगा के दे रहे तो वो बिकेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। सो ये मिथ है मनीषा के अफोर्डेबल है तो उसके अंदर थोड़ा हल्के का माल लगा दो, थोड़ा सस्ता माल लगा दो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो खरीद रहा है उसके लिए वो लग्जरी है और उसके अंदर माल ठीक लगाना पड़ेगा बिल्डर को। अगर नहीं लगाएंगे तो वो बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, समय समाप्त हो गया, लेकिन आज के इस कॉन्वर्सेशन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं। प्रदीप अग्रवाल, अनुज पुरी, अपना घर में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी, व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम अपना घर में एक और टॉपिक लेकर आएंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।